हाय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रांस में राष्ट्रवाद। चैप्टर 1 हिस्ट्री का है ये, और पूरा चैप्टर तो मैं एक वीडियो में नहीं कवर करवाने वाली हूँ। इसके मैं 2-3 पार्ट्स बनाने वाली हूँ। तो इस चैप्टर का क्या नाम है? तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहला इसमें आता है फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय। तो जो ऐसे हम अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलते हैं, उसमें सबसे पहले एक हमें पिक्चर दी है। वो पिक्चर क्या है? तो उसको 1848 में फ्रेडरिक सॉर्यू नाम के पेंटर ने बनाया था। ये एक पेंटिंग है जिसे एज अ पिक्चर हमारी बुक में दिया गया है, और ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है बिकॉज कभी कभी इस पेंटिंग से हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे कि ये कब बनी, इसके पेंटर कौन थे। तो फ्रेडरिक सॉर्यू, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है। और इस पिक्चर में क्या दिखाया गया था? तो उस टाइम के पेंटर, क्योंकि आज के टाइम में हर जगह लोकतंत्र तो था नहीं उस टाइम, तो उस टाइम पे लोकतंत्र ना होने की वजह से सब लोग उस टाइम पे लोकतंत्र का सपना देखते थे, कह सकते हैं प्रजातंत्र का। तो उसमें प्रजातांत्रिक तथा सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न दिखाया गया, कह सकते हैं। तो ये पिक्चर थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। अब जो सबसे पहला आता है इसमें टॉपिक, वो होता है फ्रांस क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो उसमें सबसे पहले 1789 में क्या होता है? राजतंत्र समाप्ति। पहले राजतंत्र समाप्त हुआ, तभी तो इनका जो सपना था, कह सकते हैं डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, वो पूर्ण होगा। तो राजतंत्र की समाप्ति हो गई, और उस टाइम जो समाप्ति हुई तो उस टाइम राजा कौन थे? तो लुई सोलावे उस टाइम के राजा थे। ये क्लास 9 की चीज़ है, बट थोड़ी सी ये एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। 1789 में पहली बार फ्रांसीसी क्रांति का, मतलब इसी ईयर, जब राजतंत्र की समाप्ति कैसे होगी? जब पहली बार अब इसके फ्रांसीसी क्रांति की अभिव्यक्ति की गई, तब। ये सब आप अपनी नोट्स बनाते हुए लिखते जाइए तो ज़्यादा इजी होगा। अब राजतंत्र है, अभी जैसे कि चीन में है राजतंत्र है, तो कहीं ना कहीं जो शक्तियों का गलत उपयोग तो होना ही है। राजा अपने मन की हर चीज़ करवाएगा, तो शक्तियों का यहाँ पे होता था गलत उपयोग। तो जब गलत उपयोग हो रहा था तो उससे जो नॉर्मल पीपल थे, कॉमन पीपल थे, जो जनता थी देश की, वो बहुत परेशान हो चुकी थी। तो इसलिए 1789 में उसने तो क्रांति हुई, बहुत बड़ी क्रांति नहीं हुई थी। और क्या हुआ? उस क्रांति के दौरान कुछ बदलाव हुए। अब कौन कौन से हैं तो वो सारे इंपॉर्टेंट है, याद करना। तो अभी मैं उसको पूरा इसको रफ करके और फिर दिखाती हूँ कौन कौन से हुए। तो ये थे कुछ बदलाव, जैसे कि राजतंत्र जो पहले था, अब उससे क्या हुई? जनता को शक्ति मिल गई। अब नॉर्मल सी बात है, जब लोकतंत्र आएगा तो लोगों को, नॉर्मल जो पीपल हैं, उनको शक्ति मिल जाएगी। तो ये तो बेसिक है। अब उन्होंने क्या किया? नया अपना झंडा बनाया या कह सकते हैं डिज़ाइन किया, कुछ ऐसा ट्री कलर में, जैसे हमारे इंडिया का है। ये कलर था, इधर था ब्लू, इधर था रेड, और ये बीच में था वाइट, सफ़ेद। नई देश भाषा, यानी कि फ्रांस में अब फ्रेंच चलती है, मतलब कह सकते हैं। तो उस टाइम पे केवल फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस में ही फ्रेंच भाषा बोली जाती थी, पर अब क्या किया गया? फ्रेंच को पूरे देश की भाषा बना दिया गया। नया राष्ट्रगान, जैसे नया झंडा हुआ, नई देश भाषा, वैसे ही नया राष्ट्रगान वहाँ के लिए लिखा गया और उसे पूरे देश में स्टार्ट कर दिया गया। थर्ड स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजना, ये क्या है? यानी कि हम पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेट, थर्ड, सेकंड और थर्ड। इन तीन, जैसे कि इंडिया में कई श्रेणियों में बटे होते हैं। यहाँ पे तो इक्वालिटी है, तो यहाँ पे नहीं, लेकिन पहले के टाइम में होता था ना कि सबसे बड़ी श्रेणी में ये कुछ कास्ट आती हैं, फिर उसके बाद ये, वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में बटा हुआ था। तो ये जो सेकंड स्टेट के लोग थे, कह सकते हैं, जो थर्ड नंबर पे जो लोग होते थे, जो सबसे कॉमन पीपल कह सकते हैं, वो भी अब अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजने लगे।
कहाँ पे भेजने लगे, तो जहाँ पे भेजते थे पहले उसका नाम था स्टेट जनरल। पहले उसका नाम स्टेट जनरल होता था। जैसे कि हमारे यहाँ से जब चुनाव होते हैं तो जाते हैं राज्यसभा में कुछ लोग लोकसभा में जाते हैं, सेम वैसे यहाँ पे स्टेट जनरल होता था। अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, तो कर दिया गया नेशनल असेंबली। अब वहाँ पे थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव भी जाने लगे। आंतरिक कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी गई, या अब आंतरिक कस्टम ड्यूटी क्या है, तो कह सकते हैं ये एक देश है, देश के अंदर एक जगह से दूसरे जगह जो कुछ सामान ले जाने पर जो ड्यूटी लगती थी, जो कुछ टैक्स लगता था, वो अब ख़त्म कर दिया गया। जैकोबिन क्लब का निर्माण किया गया। अब जैकोबिन क्लब क्या है, तो ये एक ऐसा क्लब था जो राष्ट्रवाद की भावनाओं को पूरे देश में फैलाता था। पूरे फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावनाओं को फैलाने का कार्य करता था ये क्लब। तो इसका निर्माण किया गया ताकि और राष्ट्रवाद का और ज़्यादा उदय हो पाए। 1790 की फ्रेंच सेना राष्ट्रवाद की भावनाओं को फैलाने में लग गई। यानी कि अब ये जो थे वो ना केवल अपने देश में, ये केवल अपने देश में करते थे, लेकिन ये जो फ्रेंच सेना थी अब वो कहाँ कहाँ, हम कह सकते हैं पोलैंड, जो भी अपने आस पड़ोस के देश थे वहाँ पे भी सब फैलाने लगे। स्विट्ज़रलैंड हो गया और भी कुछ देश थे जैसे कि इटली हो गया, इन सब जगह पे भी राष्ट्रवाद की भावनाओं को फैलाने लगी कि केवल फ्रांस में ना रहकर पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो। और यही हमारा चैप्टर है। तो ये अब हमने देख ली। अब यहाँ तक तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था। 1789 से आराम से सब लोग अच्छे से रह रहे थे, लेकिन इतना इजी नहीं था ये सब। अब अचानक से ये कह सकते हैं मूवी में विलन आ गया। कौन विलन था वो, तो वो अब हम लोग देख लेते हैं कौन था विलन। और फिर से ये सब कुछ तो नहीं चेंज हुआ, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें चेंज हो गई। लेकिन एक चीज़, जो झंडा है वो जो झंडा था वो आज भी वही झंडा है फ्रांस का, वो आज तक नहीं चेंज हुआ। कुछ चीज़ें चेंज भी हुई और कह सकते हैं जो ये खुशहाल जो उन्होंने लोकतंत्र बनाया था उसकी एंडिंग हो गई एक बार के लिए। अब फ्रांस में एक तरफ लोकतंत्र अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक से जो विलन था, यानी कि हमने कभी ना कभी तो इनका नेम हिस्ट्री में सुना ही होगा। तो कौन थे वो? नेपोलियन बोनापार्ट। वैसे काम इन्होंने भी बहुत अच्छे किए थे, लेकिन कुछ गलतियाँ। ये कब आए? तो ये आए 1799। कब तक? 1815 तक। इनका ये जो टाइम है जब इन्होंने फ्रांस में राज किया, ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है कि इनकी हार कब हुई। 1799 में ये आए। नेपोलियन बोनापार्ट पूरा इसका क्या, इनका एक सपना था जो बहुत कह सकते हैं रूढ़िवादी सपना था या जो भी था। तो इनका सपना था पूरे यूरोप पर राज करना। अभी ये केवल कहाँ कर रहे थे राज? फ्रांस पे। इनका सपना था कि ये पूरे यूरोप पर राज करें, और इस कारण से ही कह सकते हैं यही एक कारण था इनकी सारी गलतियाँ थी, सबसे बड़ा कारण यही था इनके हार का। अब क्या है, तो इन्होंने एक 1804 में एक संहिता लागू की, जिसे 1804 की संहिता बोलते हैं। संहिता यानी कि कह सकते हैं कुछ रूल्स की लिस्ट ऑफ रूल्स। इसे 1804 की संहिता भी बोलते हैं, इसे नेपोलियन की संहिता भी बोलते हैं। अब नेपोलियन की संहिता में क्या क्या चीज़ें आई, तो सबसे पहला जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को ख़त्म कर दिया गया। विशेषाधिकार, अब ये क्या था, तो अभी मैंने बताया फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तो वो जो सब बिल्कुल कह सकते हैं थर्ड स्टेट वालों को सबसे लोअर में रखा जाता था। अब सब बराबर हो गए थे, सभी विशेष अधिकार खत्म कर दिए गए थे। यानी कि अब सब नॉर्मल थे किसके सामने, तो कह सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के आगे या फिर सरकार के आगे सब नॉर्मल थे। अब
सेकंड जो था बराबरी का अधिकार, आधी बराबरी तो यही हो गया, जन्म से जो विशेषाधिकार थे खत्म कर दिएगा। और जो थोड़ा बहुत था वो बराबरी तथा संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। संपत्ति के आधार यानी कि किसी व्यक्ति के पास जितनी भी संपत्ति है उस पर किसी भी प्रकार से फ्रांस की सरकार का हक नहीं है। थर्ड क्या था, सामंती व्यवस्था खत्म। अब ये सामंती व्यवस्था क्या है, तो ये जो स्टेट था, जो थर्ड था फर्स्ट था, उनको ख़त्म कर दिया गया। ख़त्म कर दिया गया यानी कि सबको इक्वलिटी मिल गई, सबको समानता का अधिकार मिल गया। और क्या था, तो किसानों को भूदासत्व, भूदासत्व मतलब जिन किसानों के पास ज़मीन नहीं होती थी वो क्या करते, तो वो किसी जमींदार की ज़मीन को कह सकते हैं किराए पर लेकर और उसमें, या फिर ऐसे करते तो बहुत महंगा पड़ जाता था, तो वो क्या करते थे कि वो दास यानी कि नौकर के रूप में उस पर काम करते थे और जिस अकॉर्डिंग उन्हें रुपए मिलने चाहिए थे उस अकॉर्डिंग जमींदार उन्हें नहीं देते थे। तो क्या किया गया, किसानों को भूदासत्व तथा जागीरदारी प्रथा से मुक्ति दे दी गई। जागीरदारी यानी अब जो जमींदार होते थे उन सब चीज़ों में ज़रूरी नहीं है कि किसान करें वो चीज़ें, अब भूदासत्व ख़त्म कर दिया गया। और क्या किया गया, तो यातायात को सुगम बनाया गया तथा संचार व्यवस्था, जैसे कि रोड्स को अब अच्छा किया गया। संचार व्यवस्था यानी कि जो पहले के टाइम में लेटर दिए जाते थे, लेटर भेजे जाते थे, अभी के टाइम के अकॉर्डिंग मोबाइल तो थे नहीं, तो लेटर और सारी चीज़ें जो थी उनका आना जाना बहुत इजी कर दिया। तो ये सब तो बहुत अच्छे काम थे। अभी तक तो, तब नेपोलियन बोनापार्ट को बुरा ही क्यों बोला जाता है जब उन्होंने इतने अच्छे काम किए, अभी तक तो सारे काम अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जो कुछ गलतियाँ थी जिसकी वजह से वो 1815 या कह सकते हैं कहीं कहीं 1814 डेट भी दी हुई है, 1815 1814 एनसीईआरटी में कहीं कहीं मैक्सिमम 1814 ही यूज़ किया गया है। तो जो 1814 में उनके हारने का रीज़न था वो क्या था, तो ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छी कर दी उन्होंने, लेकिन जो लोगों को सबसे ज़्यादा बुरी बात लगी उन्होंने क्या किया वो अभी मैं इसको रफ करके तब बता देती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो नेपोलियन की गलतियाँ, ऐसे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं। और जो नेपोलियन की संहिता 1804 की संहिता थी वो लगभग 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेपोलियन की गलतियाँ, बढ़े हुए कर यानी कि जो टैक्स थे वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। क्यों बढ़ा रही थी, क्योंकि जो नेपोलियन का सपना था, क्या था सपना, तो पूरे यूरोप पर राज करना। तो यूरोप पर तो तभी राज करेगा ना जब सेना बढ़ेगी, उसकी सेना में पावर बढ़ेगी, तो कर से वो इन सब पावर्स को और जो उसके पास कह सकते हैं सामान को, सेना के लिए ज़रूरी सामानों को कैसे खरीदते, तो बढ़े हुए कर बढ़ाकर। सेंसरशिप यानी कि आप किसी प्रकार की पोयम, कहानियाँ, नेपोलियन के ऊपर पोयम, कहानियाँ ये सब लिखना बंद कर दिया गया। सेंसरशिप मतलब ये होता है। युद्ध के दौरान लोगों को सेना में जबरन भर्ती, अब जिसकी मर्ज़ी नहीं है उसको भी अगर आप सेना में भर्ती करोगे और उसको कुछ हो जाता है तो फिर उसको नेपोलियन की कह सकते हैं उससे तो बुराई होनी ही होनी है। और सबसे ज़्यादा लोगों को किससे बड़ी प्रॉब्लम थी, बढ़े हुए कर। अब जब मैक्सिमम लोग किसान हैं और कर अचानक से ज़मीन के कर बढ़ा दिए जाएँ तो किसानों की पहले ही उतनी कह सकते हैं आमदनी थी, अब अचानक से किसान इतना ज़्यादा कर कैसे दें, तो सबसे मेन गलती ये मानी जाती है नेपोलियन की। अब कुछ चीज़ें जो हैं 1815 में एक नई चीज़ लाई गई, क्योंकि इनकी तो हार हो गई थी अब, और हारने में सबसे मेन कौन देशों ने साथ दिया था, तो प्रशा, रूस, पोलैंड और स्विट्ज़रलैंड ने। इन चारों ने मिलकर
नेपोलियन की हार तय की थी, चारों देश एक साथ मिलकर। अब जब नेपोलियन हार गया था तो अब कुछ ना कुछ तो देश तो अब ना लोकतंत्र रहा ना अब राजतंत्र। तो फिर से 1815 में एक संधि लाई गई, जिसे बोलते हैं 1815 की वियना संधि। इसके कुछ रूल्स थे। इसके अकॉर्डिंग नए लुई फिलिप अध्यक्ष बने, और वो लुई फिलिप, ये संधि जो थी वो इन चारों देशों द्वारा की गई थी फ्रांस के लिए। तो अब हम लोग इस संधि से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये संधि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देख लेते हैं अब हम लोग वियना संधि। इसमें मेन क्या किया गया, पहले तो ये 1815 में हुई थी, कब, नेपोलियन की हार के बाद। और ये किसके द्वारा की गई, तो जो देश फ्रांस को नेपोलियन को हराए थे उनके द्वारा ये संधि लाई गई। अब इसमें क्या किया गया, तो इसकी मेज़बानी किसने की, एक ऑस्ट्रियाई चांसलर ड्यूक मेटरनिक, ये एक हिस्ट्री का कह सकते हैं बड़ा नाम भी है, तो इन्होंने वियना संधि की मेज़बानी की। अब ड्यूक मेटरनिक ने मेज़बानी की तो कुछ नियम भी आए होंगे इसके, कुछ इस संधि को लाने के कुछ उद्देश्य रहे होंगे। तो वो क्या क्या उद्देश्य थे, तो पहला तो जब कोई युद्ध होता है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो जो नेपोलियन युद्धों के दौरान जो बदलाव हुए थे उनको ख़त्म कर दिया गया, यानी कि जो बदलाव लाए गए थे उन सभी बदलाव को हटा दिया गया। और उसकी जगह जो देश हराए थे उन्होंने अपने नियम लागू कर दिए। कुछ नियम वो अपने लाएंगे तभी तो उनका ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो इसलिए उन्होंने अपने नियम ही बदल दिए। या और मतलब कि मेन जो था 1804 की संहिता को ख़त्म कर दिया इन्होंने। और क्या किए, तो सभी चेंज तो कर दिए, लेकिन एक चेंज जो नेपोलियन द्वारा किया गया था, उन्होंने क्या किया था, 39 राज्यों को मिलाकर एक महासंघ बनाया था। इसको क्या किया गया, कायम ही रखा गया, इसको नहीं बदला गया। क्यों, क्योंकि शायद उनके अकॉर्डिंग ये कुछ फ़ायदे वाली चीज़ हो, एक राष्ट्र की चीज़ हो, तो इसलिए नहीं बदला गया। क्रांति के दौरान, क्रांति, अब यहाँ क्रांति मतलब क्या हो जाएगा, जब 1799 के पहले जो नेपोलियन था उसके पहले जो चीज़ थी, यानी कि क्रांति के दौरान हटाए गए, किसको हटाया गया था, तो बूर्बो वंश। ये बूर्बो वंश क्या था, तो 1789 के पहले जब राजतंत्र था तो जो वंश था जो राज करता था बूर्बो वंश था। अब उसको एक बार फिर से सारी ताकतें दे दी गई, अब लोकतंत्र नहीं है, अब राजतंत्र आ गया फिर से एक बार। और क्या किया गया, फ्रांस मान लेते हैं ये है, इसके आसपास क्या किया गया कि कुछ राज्य बना दिए गए। क्यों बना दिए गए, क्योंकि इन फ्यूचर जो 4 राष्ट्र थे जिन्होंने इसे हराया था वो ये नहीं चाहते थे कि ये बाद में कहीं फ्यूचर में फिर से कोई नेपोलियन जैसा कोई आ जाए तो फिर से इसका फ्रांस का विस्तार ना हो पाए, इसलिए चारों तरफ से कुछ राज्य कायम कर दिए गए। तो ये सब मेन वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य थे। अब 1815 से लेकर 1830 तक 15 साल तक यही सारी चीज़ें चलती रहीं। अब एक टाइम के बाद क्या हुआ कि लोग इससे भी बहुत थक गए थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके मन के अकॉर्डिंग, कहाँ एक टाइम था लोकतंत्र हो गया था और अब फिर से राजतंत्र, फिर से तानाशाही कह सकते हैं स्टार्ट हो गई थी। तो फिर से एक बार जुलाई 1830 में क्या हुआ, एक बार फिर से विद्रोह हो गया। और ये विद्रोह केवल फ्रांस में नहीं हुआ था, ये केवल फ्रांस तक लिमिट नहीं रखता था, इसका असर और भी कई सारे देशों में देखने को मिला, जैसे कि ब्रसेल्स में मिला देखने को, और भी कई सारे थे। तो वो सारे असर तो ठीक थे, लेकिन जब क्रांति हुई तो ये जो बूर्बो वंश, वियना संधि के दौरान ये जो बूर्बो वंश लाया गया था, इसको भी सत्ता से उखाड़ फेंका गया। और क्या किया गया, इसकी जगह कोई तो राजा या कोई तो लोकतंत्र होना चाहिए, तो इसकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि ऐसा राजतंत्र जिसमें संविधान की उतनी ही वैल्यू हो जितनी लोकतंत्र में होती है।
तो एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष कौन बने, मैंने अभी एक बार नाम लिया था पहले, लुई फिलिप बन गए 1830 में। लुई फिलिप बन गए और इन्हें क्या बोलते हैं, क्योंकि ये फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र के प्रथम अध्यक्ष बन गए, कौन, लुई फिलिप बन गए। अब ये सारी चीज़ें 1830 तक तो हुई, लेकिन अभी यहीं पे एंडिंग नहीं होती है, ये सारी चीज़ें और भी आगे जाती हैं, तो अब हम लोग वो देख लेते हैं। अब 1830 में जो राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र द्वारा लुई फिलिप को बना दिया गया था। अब राजतंत्र तो हमेशा राजतंत्र होता है, वो संविधान के नाम पे हो या फिर ऐसे ही। तो जो संवैधानिक राजतंत्र था, अब उससे भी लोग कहीं ना कहीं परेशान हो चुके थे, क्योंकि राजतंत्र में राजा की कहीं ना कहीं ज़्यादा पावर तो वो, और मिसयूज़ भी होगा पावर का। तो लुई एक बार फिर से 1848 में क्या किया गया, फिर से विद्रोह हुआ। और अब क्या किया गया, अब लुई फिलिप को सत्ता से उखाड़ फेंके, मतलब कि इनकी सत्ता को ख़त्म कर दिया गया 18 साल बाद। 18 साल तक लुई फिलिप ने, कह सकते हैं, राज किया। 1848 में अब लास्ट बार जो लोगों को समझ में आ गया था कि उनके लिए राजतंत्र ही खराब है, यानी कि अब उन्हें लोकतंत्र या गणतंत्र की ही ज़रूरत है। लोकतंत्र या गणतंत्र जिसमें जनता हर बार अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सके और हर बार चुनाव हो सके, ये सारी चीज़ें लागू करना। तो अब लास्ट 1848 में क्या हो गई, लोकतंत्र की स्थापना हो गई फ्रांस में। अब यहाँ फ्रांस का तो ख़त्म हो गया, बट इस चैप्टर में पूरे यूरोप में कई देशों के बारे में दिया गया, जैसे कि अभी इटली हमें पढ़ना है, अभी यूरोप में पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूरोप का देखेंगे। तब तक के लिए ये फ्रांस की एक नोट्स प्लीज़ तैयार कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।